एडिशनल एसपी मध्य क्षेत्र यातायात ग्वालियर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो चस्का 95 एफएम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऑफिस में आके एंड प्रोग्राम के लिए पूरे पूरे तरीके से तैयार है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, जो आपकी जर्नी रही है। जब थोड़ा सा स्टडी मैंने आपके बारे में किया तो थोड़ी सी डिफरेंट आपकी स्ट्रगल रही थी, जैसे कि सरनेम को लेकर कि सरनेम नहीं मिलता है आपके यहाँ और फिर आपका प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाने की परमिशन नहीं थी। तो मैं वो सब जानना चाहूंगी जो स्ट्रगल आपने अलग तरीके से, सही में चाहूंगी कि आप हमारे जैसा हो उसको भी बताएं। सरनेम को लेके ये रहता है कि जो नदर्न इंडिया है, स्पेशली दिल्ली, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, या हम थोड़ा सा वेस्टर्न राजस्थान को ले लें तो वहाँ पे काफी टाइम से, लगभग हम अगर माने कि प्री इंडिपेंडेंस से ही ये चल रहा था कि महिलाओं को सरनेम नहीं मिलता था, क्योंकि लोग ये मानते थे कि सरनेम जो है वो शादी के बाद जो सरनेम मिलता है वह ही महिला का सरनेम होता है। तो मेरे घर में और मेरे गांव में मैं पहली महिला थी जिसको सरनेम मिला है, और मैं आज भी वो सरनेम कंटिन्यू रखती हूँ। मैं शादी के बाद जो सरनेम मिलना था वो जाखड़ है। मेरी शादी हो चुकी है, पर बेनीवाल जो है वो मेरा सरनेम मेरे बर्थ से मिला है और मैं उसको कंटिन्यू रखती हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई इन लॉज ऑल्सो। उनके सरनेम को पूरी पूरी रिस्पेक्ट है, पर मैं अपना सरनेम रखना चाहती हूँ और इसमें मेरे इन लॉज और मेरी इन लॉज की पूरी फैमिली भी बहुत बहुत सपोर्ट करती है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि सरनेम जो है उसमें जो हार्डवर्क रहा है वो मेरी मदर का है, जिन्होंने ये सोचा था कि नहीं, मैं अपनी बेटी को सरनेम दूंगी। और इससे काफी जो है उस एरिया को बेनिफिट मिला है कि आने वाली जो लड़कियां हैं उनको भी बहुतों को सरनेम मिला है, और हम बहुत प्राउडली अपना सरनेम अब कैरी करते हैं। जी। तो लिसनर्स, मैं शुरुआत में ही बता देती हूँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं चर्चा में तो कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर 40095955 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव है, तो वहां भी आप कमेंट के जरिए अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आईपीएस बनने की जो जर्नी रही आपकी, कैसे शुरू हुई? जर्नी तो बहुत पहले शुरू हो जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो अपने ड्रीम्स देखता है, तो मेरा बहुत अर्ली एज से ही ड्रीम था कि मैं आईपीएस बनूं। और आईपीएस नहीं तो मतलब बहुत क्लैरिटी उस टाइम पे नहीं होती है आईपीएस क्या होता है। पर अगर मैं याद करूं तो जब मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में होंगी तो मुझे यूनिफॉर्म से बहुत बहुत ज्यादा लगाव था। तो अगर शायद मैं आईपीएस में नहीं होती तो मे बी मैं इंडियन एयरफोर्स या कहीं पे जाती। पर मुझे यूनिफॉर्म से बहुत लगा था, और यूनिफॉर्म में जैसा मैंने सुना, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मुझे ऐसा लगा कि आईपीएस इज द हाईएस्ट जो हम यूनिफॉर्म में अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आईपीएस को चुना था, और उसी तरफ जो है धीरे धीरे हार्डवर्क करते रहे, और एंड में मिल गया। तो आपको जो उस टाइम आपने जो पढ़ाई की थी और आज भी आपको दिक्कत, कई ऐसी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कुछ करना, लेकिन कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं अगर एक बार एग्जाम नहीं निकलता है, दो बार नहीं निकलता है। तो उस समय की पढ़ाई और अभी जो बच्चे कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है जो वो अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहे? एग्जाम चाहे यूपीएससी का हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अभी एग्जाम्स काफी डिफिकल्ट हो गए हैं, क्योंकि कंपटीशन में जितने बच्चे बैठ रहे हैं उनकी जो पॉपुलेशन है, नंबर है, वो बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से वो बिल्कुल मुश्किल होते जा रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको बहुत क्लैरिटी है कि मुझे इसी लाइन में जाना है, तो आपको निश्चित ही परिणाम मिल जाते हैं। उसमें थोड़ा ये जरूर रहता है कि लक का फैक्टर रहता है, या आप लक मान ले उसको, आप वर्शिपिंग मान ले, कोई भी एक एक्सटर्नल फैक्टर रहता है। पर उस एक्सटर्नल फैक्टर से हो सकता है कि आपकी रैंक ऊपर नीचे जरूर हो जाए, पर अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाता है। तो मेरा सबसे यही दरखास्त है कि जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, डीमोटिवेट ना हो। आपके एग्जाम में जितना समय लगता है उतने ही आप खुल के और निखर के सामने आते हैं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स लेट क्लियर करते हैं, उनमें मेच्योरिटी फैक्टर जनरली जो है एक हायर स्केल पे देखने को मिलता है। आप इतनी जर्नी से गुजर चुके होते हैं, इतने आपने उस जर्नी में लोज देख लिए होते हैं कि जब आप उस सर्विस को ज्वाइन करते हैं तो आप में जो एम्पैथी वाला फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। आप में जो सर्विसिंग वाला फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। तो उसको बिल्कुल एक जर्नी की तरह लीजिए। एक साल में नहीं तो 2 साल में, 5 साल में आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा मिलेगा। ग्वालियर शहर में आप पहले भी पदस्थ रही हैं, बिजौली थाना में। आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था वहाँ,
आपने उसे ISO सर्टिफाइड कराया था। तो मैं जानना चाहूंगी उसके बारे में भी कि काफी उस समय भी बहुत चर्चित रही और आज भी वो माना जाता है। जब आपने वहाँ पदस्थ हुए थे तब वहाँ वॉशरूम्स भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद आपने धीरे धीरे उसे इतना डेवलप कर दिया। तो मैं जानना चाहूंगी उसमें तो मैं मतलब बहुत बहुत थैंक यू अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा थाना दिया, और मैंने मांगा भी ऐसा ही था कि मुझे आप ऐसे थाने में भेज दीजिए जो हमारा 3 महीने का सफर रहता है एज अ TI, टाउन इंस्पेक्टर या SHO। तो मैंने मांगा भी ऐसा ही था कि आप मुझे ऐसा दे दीजिए जिसमें अपॉर्चुनिटीज काफी हो, जिसमें चैलेंजेस बहुत हो। तो मैं उसी प्रकार का थाना चाह रही थी, और मुझे थाना प्रभारी के रूप में बिजौली मिला था, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी चैलेंजेस थे। उसमें मुझे सीनियर से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, और मेरी खुद भी बहुत इच्छा थी कि उसको मैं एक आइडियल या मॉडल पुलिस स्टेशन बनवा पाऊँ। तो पुलिसिंग में ये रहता है कि मॉडल पुलिस स्टेशन जो होते हैं उनका तभी मान्यता होती है अगर वो ISO सर्टिफाई हो जाए। तो मैंने ISO स्टैंडर्ड्स देखते हुए कि उसमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मेंटेन किए, वहां पे वो बनवाए। उसमें हमको सरकार से, पंचायत से काफी काफी मदद मिली। वही स्टैंडर्ड्स पूरे करने के बाद ISO की टीम ने वहां पे 2 बार विजिट किया था, और फिर उसमें हमारा पुलिस स्टेशन क्वालिफाई होकर वो ISO सर्टिफाई हो गया था। बाकी अन्य थानों के लिए भी शायद ये इनिशिएटिव ले जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, उसके बाद में यहाँ पे चल भी रहा है, और ग्वालियर में एक और थाना है, थाना बिलोवा, वो ISO सर्टिफाई हुआ है उसके बाद। और अभी मैं वापस आई हूँ तो फिर से थानों का निरीक्षण चल रहा है। मैंने अभी बीते कई दिनों में इंद्रगंज थाने को चेक किया है, कंपू थाने को चेक किया है। बाकी भी थानों को मैं चेक कर रही हूँ, और निश्चित रूप से आपको कुछ महीने में ही आपको थाने ISO सर्टिफाई यहाँ मिलेंगे। जी, आप ग्वालियर से बाहर भी धार में पदस्थ रह के आई हैं। चैलेंजिंग क्या रहा है आपके लिए? अभी ग्वालियर पहले भी आप रही हैं, अब धार भी रह के आई हैं और भी जगह कहीं गई होंगी, तो क्या चैलेंजेस अलग अलग जगह आप क्या फेस करते हैं? ग्वालियर चंबल जो बेल्ट है और मालवा निमाड़ जो बेल्ट है, वो अपने आप में दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। काफी डिफरेंट है। दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। ग्वालियर जहाँ की अभी एक अच्छी बड़ी सिटी बन चुकी है, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो ट्रैफिक, क्राइम को लेके काफी अलग हैं। धार मालवा अगर मैं बात करूं तो वो एक तरीके से उसकी जो हिस्ट्री रही है, वहाँ कम्युनल इश्यूज काफी रहते हैं। वहाँ पे जो मेजॉरिटी हमारे अभी रिलीजन्स हैं, हिंदू और मुस्लिम, तो तकरीबन तकरीबन बराबर रेशियोज में है, तो उस प्रकार के इश्यूज वहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी अलग है, बॉडीली क्राइम्स वहाँ पे काफी रहते हैं, तो उनको निकालना, उनको सॉल्व करना, वो भी अपने आप में एक मजेदार एक्सपीरियंस रहा है। और ग्वालियर से अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट है। ग्वालियर में आर्म्स के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं बात करूं तो मालवा निमाड़ में जहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही थी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आर्म्स का यूज, इलीगल आर्म्स का स्पेशली जो है यूज काफी देखने को मिलता है। बाकी दोनों ही एरियाज बहुत चैलेंजिंग है और बहुत अपॉर्चुनिटी से भरे हुए हैं, और मुझे दोनों में ही बहुत मजा आया है। अभी ग्वालियर के लिए फुल रेडी हूँ। अभी ग्वालियर में हूँ तो ग्वालियर ज्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मेट्रो सिटीज की तरह ग्वालियर भी काफी ट्रैफिक का इशू अब आने लगा है, और यहाँ पे थोड़ा सा लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, तो उसके लिए ट्रैफिक को लेकर क्या आपकी? बिल्कुल, ग्वालियर रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो ग्वालियर ने डेवलपमेंट बहुत करी है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, उसी को देखते हुए अगर हम देखें तो ट्रैफिक के इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। हमारे अभी जो पार्किंग्स बन रही है, मल्टी लेवल पार्किंग्स, वो अभी इन प्रोसेस है। अगले साल या उससे अगले साल तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कई मल्टी लेवल पार्किंग्स बन जाएंगी, पर तब तक इश्यूज काफी हैं। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी विजिबिलिटी बढ़ती रहे, हमारी ट्रैफिक पुलिस काफी काफी विजिबल हो रही है, और हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ अभियान यहाँ पे लाके और ट्रैफिक की समस्याओं का निरंतर निराकरण कर रहे हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार मैम, आपका नाम जानना चाहूंगी? मैम, मेरा नाम नम्रता है। नम्रता जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ मैम, मेरा मैम से ये क्वेश्चन था कि मैम जब अपनी प्रिपरेशन कर रही थी UPSC की, तो उस टाइम पे काफी बार उनको ऐसी सिचुएशन भी हुई थी, काफी चीजें होगी, तो उस टाइम पे मैम ने खुद को कैसे बैलेंस किया? आपने जो क्वेश्चन किया है कि जर्नी के दौरान कैसा अनुभव हुआ था, वो एक बार प्लीज रिपीट कीजिए। हेलो, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए नम्रता जी एक बार। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस टाइम पे काफी बार ऐसी सिचुएशन बनी होगी कि आपने स्ट्रेस फील किया होगा, स्ट्रेस, तो उस सिचुएशन में आपने खुद को कैसे बैलेंस किया?
नम्रता जी, जो यूपीएससी की जर्नी रहती है उसमें बहुत बार ऐसा रहता है कि स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस उसी टाइप का, जैसे अगर आप 10th के एग्जाम्स देते हैं, 12th के एग्जाम्स देते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो उसमें वो स्ट्रेस आना बहुत लाजमी है। स्ट्रेस को जो है हम दो प्रकार से देखते हैं। मैं जो है स्ट्रेस को यू स्ट्रेस बोलते हैं, यू स्ट्रेस। एक रिक्वायर्ड लेवल तक स्ट्रेस जो है वो अच्छा रहता है, क्योंकि उस स्ट्रेस से हमें मोटिवेशन मिलता है, उसमें हमें थोड़ी टेंशन बनी रहती है कि हमें ये सिलेबस पूरा करना है, और उससे हमारे में डिसिप्लिन बहुत अच्छा आता है। परंतु अगर उससे ज्यादा स्ट्रेस होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है, और मुझे बिल्कुल बहुत स्ट्रेस आया है। और मेरी जर्नी जो है, जिस समय मैंने क्लियर किया है उस टाइम पे कोविड था, तो बिल्कुल ही कमरे में रह के पढ़ाई होती थी, तो स्ट्रेस आता था। स्ट्रेस के रिगार्डिंग जो है, मैं दो चार टिप्स ही आपको दे पाऊंगी, जो मेरे लिए काफी काम करे थे। उसमें ये है कि चाहे थोड़ा सा ही सही, चाहे 15-20 मिनट ही सही, पर मैंने फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखा था। अगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी तो कोविड के दौरान, जर्नी के दौरान मैं योगा कर लेती थी। तो योग मुझे बहुत बेनिफिशियल रहा था। और थोड़ा सा ही सही, मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन मैं आज भी करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करके। मेडिटेशन से आप स्ट्रेस से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। और उसके अलावा ब्रेक्स लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है। तो हफ्ते में या 4-5 दिन में मैं एक ब्रेक लेती थी, जिसमें मैं अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बैठ के कुछ अच्छा खाती थी, या अगर ऑप्शन होता था, अगर मतलब नॉन कोविड टाइम्स में हम लोग बाहर चले जाते थे, या और कुछ नहीं तो एक अच्छे आपके क्लोज फ्रेंड के साथ या रिलेटिव के साथ आप फोन कॉल पे एंगेज कर सकते हैं। पर मैं ये जरूर ध्यान रखती थी कि अगर मैं ब्रेक ले रही हूँ तो वो एक फिक्स टाइम में ही लूँ, उससे ज्यादा मैं टाइम उसमें ना गवाऊं। कोई और सवाल आपका नम्रता? थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। तो लिसनर्स, आप भी जुड़ सकते हैं चर्चा में। कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 40095595 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव हैं, तो वहां भी आप अपना सवाल हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैम, जब कभी आप अपनी ड्यूटी पे होते हो और आप डिमोटिवेट फील करते हो, तो आप अभी भी योगा और ये सब कैसे मैनेज? बिल्कुल बिल्कुल, योग और मेडिटेशन जो है आज भी मेरी लाइफ का पार्ट है। और दूसरी जो चीज है वो डाइट को लेके है। मैं डाइटिंग को प्रमोट नहीं करती, पर हेल्दी डाइट को जरूर प्रमोट करती हूँ। आई मेक श्योर कि मेरा कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिसमें मैं ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ना लूं। तो बिल्कुल डेली फ्रूट्स वेजिटेबल्स काफी हाई अमाउंट में मैं लेना पसंद करती हूँ। आई कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड। पानी की बोतल आज भी मेरी गाड़ी में या मेरे पास हमेशा मेरी होती है, जो मेरे ट्रेनिंग के टाइम की है, मैं आज भी उसको इस्तेमाल करती हूँ। एक तो आपकी हेल्दी डाइट होगी, और एक आपका फिजिकल फिटनेस हो गया। चाहे थोड़ा टाइम ही सही, वो आपको जरूर निकालना है, और कुछ टाइम आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आखिर जो भी आपका प्रोफेशन है या कुछ भी है, वो आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए ही करते हैं। तो आपकी पर्सनल लाइफ में जुड़ाव बहुत जरूरी है। एक आपके पास जब आप घर वापस आए, अगर आपकी फैमिली आपके पास नहीं भी रहती है, तो भी आप कम से कम फोन कॉल मैसेज कहीं ना कहीं उनसे एंगेज करके और वापस एक नॉर्मल जो है मोटिवेशन वाली लाइफ को जी सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ डाइट का, फिटनेस का एवं अपनी फैमिली से जुड़ाव जो है मैं पूरा रखूं। तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है। बीच बीच में थोड़ा सा डिमोटिवेशन चलता रहता है कुछ देर का, और बहुत ही जल्दी मैं उसमें वापस आ जाती हूँ, जिसमें फुल विगर और फुल एंथुसियाज्म से फिर से काम होता है। ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो अभी आपने काफी सारी चीजें हमें बताई, लेकिन अगर आज के यूथ को लेकर हम बात करें तो काफी एक्टिव रहते हैं वो अपनी व्हीकल्स को लेकर। बुलेट्स जो होती है वो बहुत कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं रॉन्ग वे, या उनका जो साइलेंसर इतना वो मैम मैं जी जी जी। हेलो हेलो, हाय। हेलो, नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका नाम जानना चाहूंगी? मेरा नाम श्वेता है, मुझे अनुराग से बात करनी है। मैम आपकी बात सुन रही है श्वेता जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। पता नहीं मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। थोड़ा सा पहले मैं आपकी ब्यूटी अप्रिशिएट करना चाहूंगी मैम। आप इतने सुंदर, इतने अट्रैक्टिव कैसे हो? मैं चाहूंगी आपको स्किन केयर टिप्स हम लोगों को दें। कुछ डिफरेंट आया है। थैंक यू सो मच। पर मतलब ऐसे कोई स्किन केयर टिप्स नहीं है। अब मैं सही बताऊं तो बहुत बार ऐसा होता है कि घर वापस जाने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं अपना फेस वॉश करके सोऊं, और बिल्कुल ऐसा होता है कि आप सीधा जाके आप अपने बेड में बस सो जाते हो। तो ऐसे कोई स्किन केयर टिप्स नहीं है। बाकी हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके हेल्दी खाना खाऊं। जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी, फ्रूट्स काफी लूं, पानी ज्यादा पीऊं,
बाकी कोई स्किन केयर टिप्स मेरी नहीं हो पा रही है जी। श्वेता जी। हाँ जी। और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अंदर से खुश होते हैं तो बाहर भी वो खुशी दिखाई देती है। और नॉर्मली मतलब मुझे लोग बोलते हैं कि मैं हंसती ज्यादा हूँ, स्माइलिंग फेस है, और मुझे अच्छा लगता है स्माइल करके लोगों से बात करने का। और जितने लोग मुझे मिलते हैं, और आप जैसे प्यारे प्यारे कॉलर्स, ऐसे ऐसे लोग मुझे मिल जाते हैं जो बच्चियां लड़कियां मुझे बोलते हैं कि मैडम आप बहुत सुंदर हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वही है कि हम एक दूसरे को जितना अप्रिशिएट करते हैं तो इंसान उतना ही खूबसूरत लगता है। तो आप अच्छा खाओ पियो, फिट रहो, योग करो, मेडिटेशन करो, आप बहुत अच्छे दिखोगे। बाकी स्किन केयर टिप्स जो है वो ऊपर से ही आपको निखारती हैं, आप अंदर से अच्छे रहोगे, आपका नेचर अच्छा रहेगा, आप बहुत सुंदर लगोगे। कोई और सवाल आपका? मैं आपको फेसबुक पे देख रही थी और मेरा पहला थॉट आपको देखते हुए यही आया था, आप इतना एकदम स्लिम शेप पूरा फिट सब क्लियर फेस, वी कुड हैव ट्राइड मॉडलिंग आल्सो। नहीं नहीं, वो जो है ना, वो स्क्रीन पे ऐसा लगता है कि हमारी स्किन बहुत क्लियर है, बाकी इतना होता नहीं है रियलिटी में। नहीं, मैं पास में बैठी हूँ और उतनी ही क्लियर जितनी आपको वहाँ दिख रही है। हाँ बिल्कुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर दिख रहे हो आप। वेल, ये तो थोड़ा सा एप्रिशिएट करता है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं एक जॉब में हूँ, जॉब के साथ साथ मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि वर्क लाइफ की वजह से थोड़ी सी पढ़ाई अंदर हो जाती है, हम टाइम नहीं दे पाते, तो वो मैं कैसे बैलेंस करूँ? मैं चाहूंगी आप थोड़ा कुछ टिप्स मुझे उसके लिए दो। बिल्कुल। इसमें ऐसा रहता है कि जैसे शुरू में मैंने जब तैयारी किया था तो मैं तैयारी में पीएचडी और तैयारी दोनों को बैलेंस कर रही थी। तो जब तक मैं बैलेंस कर पाई थी तब तक मैंने किया था, और उसके बाद जब यूपीएससी स्पेशली बहुत ज्यादा डिमांडिंग है तो उस टाइम पे मैंने छोड़ के पूरा 100% उसमें दिया था। अगर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप शुरुआत में सिर्फ न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स और एनसीईआरटीज, सिर्फ इन तीनों पे ही फोकस करें। कुछ महीने तक जो है आप न्यूज़पेपर पे रेगुलर रीडिंग रखें, ताकि धीरे धीरे आपकी जो रीडिंग है वो 2 घंटे से 1 घंटा 45 मिनट्स तक आपकी बन जाए। दूसरा, करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी मंथली मैगजीन इज गुड, किसी भी कोचिंग का जो भी मैगजीन आपको ऑनलाइन मिलता है आप उसको उठा सकते हैं, मंथली मैगजीन्स बहुत अच्छी आती हैं अभी। और तीसरा, आप एनसीईआरटी 6 to लेके आप 10 तक की जो है एनसीईआरटीज वो आप बाय कर लें। या अगर आप ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं, आजकल तो पीपल आर यूजिंग टैबलेट्स, टेलीग्राम, गूगल आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको ऑलरेडी एनसीईआरटीज मिल जाती हैं, तो आप ऑनलाइन भी उनको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको अपने आवर्स जो है वो थोड़ा सा बैलेंस करने पड़ेंगे। अगर आपके वर्किंग आवर्स अगर आफ्टरनून में है या लेट मॉर्निंग में शुरू हो रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। या कुछ लोग जो है लेट इवनिंग में पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा खुद से ढूंढना पड़ेगा कि आपकी ज्यादा एनर्जी किस टाइम पे बचती है। जर्नी के दौरान मेरा ज्यादातर ये रहता था कि आई यूज टू वेक अप एट 4 और 4:30, तो मैं मॉर्निंग आवर्स ज्यादा यूटिलाइज करती थी क्योंकि आफ्टरनून में घर में बहुत शोर शराबा होता था तो मुश्किल हो जाती थी। या कुछ कुछ मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो लेट नाइट को इस्तेमाल करते थे, तो वो नॉर्मली 11-12 बजे जो है पढ़ने बैठते थे और वो एक स्ट्रेच में सुबह 5 बजे तक पढ़ते थे। तो वो थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा कि आपके पास कौन से घंटे ऐसे हैं जो एटलीस्ट फॉर 3-4 आवर्स जो आप अपने डेडिकेट कर पाए। थैंक यू। हाँ हाँ। आपकी मैंने जर्नी सुनी है, बहुत ही मतलब स्ट्रगल के साथ साथ बहुत अमेजिंग जर्नी रही, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी हम लोगों के लिए। आधी जर्नी में आपको लव सपोर्ट भी मिला, सर आपके साथ थे, तो माय क्वेश्चन टू यू इज हेल्प इन दिस जर्नी, क्या एक अच्छा पार्टनर आपकी जर्नी को थोड़ा स्मूथ बनाने में हेल्प करता है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छे पार्टनर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बाकी मैंने ये कोशिश करी थी कि मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से करूं। मेरा पूरा फोकस उस टाइम पे यूपीएससी पे था, और मतलब जर्नी के दौरान ही मुझे मेरा पार्टनर मिल गया था, और बिल्कुल मेरे पार्टनर बहुत सपोर्टिव है। एंड मैंने कुछ अपने प्रिंसिपल्स बना रखे थे, जो मैं कोशिश मैंने मेरी ये थी कि अगर मेरे जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको मैच करने वाला अगर मुझे लड़का मिल जाता है तो आई विल गेट मैरिड टू हिम। तो जैसे बहुत ही अगर मैं उसमें से 2-3 चीजें बात करूं तो सबसे पहला तो यही था कि वो मेरे प्रोफेशन को सपोर्ट करें, स्पेशली क्योंकि मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जो मेल डोमिनेटेड है। ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे हमसे
काफी हार्ड वर्क डिमांड होता है, और मतलब वी हैव टू वर्क इन लेट आवर्स ऑल्सो, तो आप रातों को बाहर भी रहते हैं। तो इस प्रकार से मुझे कोई मिले जो मेरी जर्नी को और मेरे प्रोफेशन को सपोर्ट कर सके, उसको फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हो, उस प्रकार से उसकी अपब्रिंगिंग हुई हो, तो उस प्रकार से मैंने उस टाइप का देखा था। और साथ में क्योंकि मैं डिसिप्लिन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, आई लाइक फिजिकल फिटनेस, हेल्दी डाइट एंड एवरीथिंग, और काइंडनेस और एम्पैथी मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ओल्ड एज होम्स जाके एनिमल्स के साथ में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने देखी थी कि क्या ये मेरे पार्टनर में है कि नहीं है। तो मेरे कुछ कोर प्रिंसिपल्स मेरे पार्टनर से मिलते हुए मुझे लगे थे, इसीलिए मैंने उनको चुना, और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही देके मुझे चुना होगा। और बिल्कुल मतलब सपोर्टिव पार्टनर से बहुत अच्छा लगता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप कहीं भी पीछे हैं। मेरा मानना है कि वही जो हमारी मम्मियाँ दादियाँ बोलती थी कि जोड़ियां ऊपर वाला बना के भेजता है, तो कभी ना कभी आपको जो आपके लिए परफेक्ट है वो आपको मिल जाता है। वो 20s में भी हो सकता है, एट द एज ऑफ 25 इट माइट क्रॉस 30 ऑल्सो, तो 30 के बाद भी मिल सकता है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए। जब आपका बिल्कुल मन कहे कि हाँ यस ही और शी इज द वन, तभी आप उसको चुने। Thank you so much. But last question और आज मैं 10 सेकंड और लूंगी। My next question is, क्योंकि पुलिसिंग को एक मेल डोमिनेटेड फील्ड कहा गया है हमेशा से, एंड आप इसके शॉर्ट और मतलब लिटरली मॉडल जैसे लगते हैं, तो क्या कभी आपको किसी प्रकार के ऑर्थोडॉक्स या चीजों का सामना करना पड़ा जहाँ आपको थोड़ा सा लगा कि नहीं अगर फीमेल मेरे साथ पार्शियलिटी हुई या मेल से सपोर्ट किया गया ऐसा कुछ? मतलब वन ऑफ द रीजंस कि मैंने आईपीएस को चुना था वो यही था, क्योंकि मतलब मेरा आईपीएस पहला चॉइस था। नॉर्मली 99% ऑफ द पीपल जो है वो आईएएस को पहला ऑप्शन रखते हैं, पर मैंने आईपीएस, हाँ मैंने आईपीएस रखा था क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म से बहुत प्यार था। और मुझे कहीं ना कहीं शायद मन में ये लगता था कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि लड़कियां जो है पुलिसिंग में नहीं जानी चाहिए, या किसी फोर्स का पार्ट नहीं होनी चाहिए, या बहुत बार सजेशन दी जाती है कि आप आईएएस के बाद सीधा आईआरएस भर लो, पुलिसिंग में मत जाइए। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों नहीं, ऐसा कौन सी फील्ड है जिसमें हम अच्छा नहीं कर सकते। तो मैंने यह चुना था। मुझे अभी कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं कहीं भी किसी से कम हूँ। हमें पूरी ट्रेनिंग में यह सिखाया गया कि वर्दी वर्दी होती है, यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को नहीं पता है कि उसके अंदर मेल है या फीमेल है। और इसी प्रकार से हमारे पूरे फोर्स में यही डिसिप्लिन रखा जाता है कि आप एक अधिकारी को उसकी कुर्सी से पहचानते हैं, उसमें हम मेल फीमेल बिल्कुल नहीं देखते, उसकी रैंक से हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी में बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल्स को अप्रिसिएशन ज्यादा मिल जाती है, जितना हम लोग लड़कियों से जुड़ पाते हैं या ओल्ड एज वाले लोगों से जुड़ पाते हैं, वह थोड़ा बेहतर है लड़कों से। और आपको आप कुछ भी काम करते तो आपको अप्रिसिएशन ज्यादा मिलती है अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कि भी बच्ची इतना अच्छा कर रही है, तो वो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। बाकी छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लें, या मतलब अगर हम मेटर्निटी को देख के सोचें, तो फैमिली हो या चिल्ड्रन हो, ये हमारे ऊपर थोड़ा सा महिलाओं के ऊपर बर्डन ज्यादा रहता है। वो सोसाइटी ऐसी है और बायोलॉजिकल सिचुएशन ऐसी है कि महिलाओं के ऊपर ज्यादा रहते हैं। पर उसके कुछ इसमें बने हुए हमारे सर्विसेज में रूल्स हैं, कि हमको मेटर्निटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, हमें टाइम से छुट्टी भी मिलती है, तो वो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। और कुछ कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं, मतलब जैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स उठाते हैं तो हमारे सीनियर सुनते हैं, और हर साल में कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए चेंजेस हो रहे हैं। पहले जहां अगर हम देखें तो पुलिस थानों में सिर्फ वॉशरूम्स होते थे, अब मेल्स और फीमेल वॉशरूम्स होते हैं। तो वो चेंजेस हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, और जो फीमेल इंडक्शन है फोर्स में वो बढ़ता जा रहा है। तो जितना फीमेल इंडक्शन बढ़ता जाएगा उतनी ही हमारी पुलिस फोर्स जो है वो इक्वालिटी और इनफैक्ट इक्विटी की तरफ जाएगी। ग्वालियर में जितनी आप महिला शक्तियाँ देखी हैं, आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, और आपकी जर्नी भी आज जब मैं अभी सुनी जब आप तो बहुत इंस्पायर कर रही है आप लोग। तो थैंक यू सो मच, आई होप ग्वालियर में आपकी जर्नी बहुत रुचि जाए। कोई और सवाल आपको श्वेता जी? नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। जी, जैसा कि कॉलर हमारे काफी अच्छे सवाल लेकिन इससे पहले मेरा ये सवाल था कि जो ट्रैफिक में बुलेट्स को लेकर आजकल बहुत बुलेट जो अपने हॉर्न
अलग तरीके के लगा के चलते हैं, तो उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। ट्रैफिक के लिए जो है हम नए नए अभियान निकाल रहे हैं, जिसमें आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि हम हेलमेट के यूज को बढ़ाने के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स निकालेंगे, जिसमें अवेयरनेस भी रहेंगे, उनमें मोटिवेट भी किया जाएगा एवं भारी रूप से उनके चालान भी बनाए जाएंगे जो हेलमेट यूज नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो बुलेट्स का है, मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है जो भी मॉडिफाइड बुलेट्स यहाँ पे घूम रही हैं या वो शोर करती हुई घूमते हैं, तो उसमें भी हमने एक अभियान का प्लान कर रखा है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत ही हेफ्टी चालान हम इन पे बनाने वाले हैं, इनको पकड़ा जाएगा अभियान के रूप में, और पूरे ग्वालियर में ही इनके ऊपर काफी बड़ी मात्रा में जो है चालान बनाए जाएंगे। जी मैम, आपके जो नीचे लोग काम करते हैं, आप उनको किस तरह से, क्योंकि एक होता है ना प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो किस तरह से आप उनको मोटिवेट करते हैं? जो हमारे फोर्स हैं, जो हमारी रैंक से, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो जी, नमस्कार मैम, आपका नाम? हाँ नमस्ते, मैं वंदना बोल रही हूँ और मैं आपका कार्यक्रम सुन रही हूँ, तो मेरे पास भी एक क्वेश्चन है। जी मैम, आपका स्वागत है, सवाल कीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ग्वालियर में मैंने सामान्यतः देखा है कि कोई भी हेलमेट नहीं लगाता है, तो मुझे लगा क्या कोई ऐसा रूल है कि वो नहीं लगा रहे, मतलब कोई भी चलाने वाले भी और पीछे बैठने वाले, और वाहन जो जा रहे बहुत बहुत धुआं उड़ाते हैं, तो क्या उसके लिए भी कोई रूल है? तो बस यही मेरा क्वेश्चन है। मैडम, ऐसा है कि ग्वालियर जो शहर है उसमें हुआ क्या है कि पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ गई है, पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी उस लेवल पे हमारा डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा स्लो रह गया है। तो अगर हम जो बड़ी सिटीज देखें जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, तो वहां पे हेलमेट को लेके जो है बहुत स्ट्रिक्टनेस है और वो काफी सालों से एनफोर्समेंट में है। अगर हम ग्वालियर में देखें तो यहाँ पे अगर हम रेड लाइट्स का ही देखें, तो अगर हम कुछ साल पहले देखें तो रेड लाइट्स बहुत कम होती थी या होती ही नहीं थी। अभी ट्रैफिक बढ़ गया है और रेड लाइट्स भी बढ़ रही हैं। तो इसी प्रकार से हेलमेट्स का अगर हम एनफोर्समेंट देखें तो लास्ट कुछ सालों में कम रहा है। तो हेलमेट्स बिल्कुल लगाने चाहिए, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप हेलमेट ना लगाएं। और हम लोग जो है धीरे धीरे उसको डेवलपमेंट में ला रहे हैं कि हम एक एक चौराहे को, एक एक सड़क को चिन्हित करके जो है हेलमेट्स के चालान्स बनवा रहे हैं, और ये धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। अगले कुछ माह में आपको हेलमेट यूसेज में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखेगी, ये मैं आपको बिल्कुल वादा करके बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद मानती हूँ कि हेलमेट्स लगाने चाहिए। हेलमेट से आपकी जान बच जाती है, अगले इंसान की भी जान बच सकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यह जो रूल है कि आपको हेलमेट लगाना है, वह मेरा मानना है कि एक्सटर्नल जो फोर्स है जैसे कि पुलिस जो है वो आपको एक लिमिट तक ही आपको मोटिवेट कर सकते हैं या हम यूसेज उसका बढ़ा सकते हैं। वो जो यूज आएगा, वो चेंज जो आएगा, वो ग्वालियर की जनता खुद ही ला सकती है। जब तक आप यह नहीं सोचेंगे कि हमारी जान इंपॉर्टेंट है और हमको हेलमेट लगाना है, तब तक वो चेंज नहीं आएगा। मैं अक्सर देखती हूँ कि बहुत बच्चे जो है, जो यंग एज वाले रहते हैं इन देयर 20s, उनको लगता है कि चलो घर से सिर्फ मार्केट की तरफ ही जा रहे हैं और 10 मिनट का 15 मिनट का रास्ता है तो हम बिना हेलमेट के चले जाएं, और उनको रोकने के बाद वो तुरंत यही बोलते हैं कि यहीं तक ही जा रहे हैं। पर यह बहुत गलत है। वो 15 मिनट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 15 मिनट में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर हेलमेट आपके पास होगा तो आपकी जान बच जाएगी, उसमें काफी चांस है कि आपकी जान बचेगी, और आपको देख के अगला इंसान मोटिवेट होता है कि वह भी हेलमेट लगाए। तो मेरी पूरी ग्वालियर की जनता से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्लीज हेलमेट लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई और सवाल आपको वंदना जी? हाँ, वो मैंने दूसरा सवाल पूछा था कि जो वाहन धुआं उड़ाते रहते हैं और मुझे ऐसा लगता है बहुत पोल्यूशन करते हैं, उसके बारे में भी क्या आप लोग कुछ करते हैं? जी मैडम, जो पोल्यूशन का आप बता रहे हैं, जो धुआं उड़ा के चल रहे हैं, उनके लिए जो है पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक होता है, और उसमें भी अभी जो है हमने नए अभियान बनाए हैं, तो आने वाले समय में आपको मिलेगा। लास्ट एक हफ्ते से जो हमारा दिवाली का ब्रेक रहा है उसमें ट्रैफिक पुलिस ने जो है बैठ के कुछ अभियान प्लान करे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। पोल्यूशन सर्टिफिकेट चेक होता है, और जो भी उसको एक मात्रा को क्रॉस करता है उस पे हेवी चालान्स बनाए जा सकते हैं। और इसमें भी जहाँ पे ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे ज्यादा धुआं है या जहाँ ज्यादा ट्रैफिक है या ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उन चौराहों से हम शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इसको एक्सटेंड करेंगे सिटी में। जी वंदना जी, कोई और सवाल आपका? ओके, थैंक यू। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ अनु जी कि हम भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। जी जी जी। और मैंने खुद आपकी बात मानी है, दूसरों को इंस्पायर करूंगी हेलमेट लगाने के लिए और अपने वाहन की
हालत चुस्त दुरुस्त रखने के लिए धन्यवाद। जी, थैंक यू। मैम हम बात कर रहे थे जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उन लोगों की आप किस तरह से बिल्कुल जो हमारा जो स्टाफ होता है जो मतलब कॉन्स्टेबलरी स्टाफ स्पेशली उनके लिए उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो स्पेशली मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि अगर वो कभी भी उनको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए अगर छुट्टियां चाहिए होती है तो सबसे पहले तो उनको छुट्टी देनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो जॉब है वो 24/7 है। और कभी ऐसा होता है कि वरिष्ठ अधिकारियों को छुट्टियां आसानी से मिल जाती है और लोअर कांस्टेबलरी को परेशानी होती है, उनकी प्रॉब्लम्स हमसे ज्यादा होती हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो जितनी फैसिलिटीज रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो शुरुआती है और वो हमारा ग्राउंड फोर्स है। तो उनके लिए अपार्ट फ्रॉम छुट्टियां जो भी उनकी फैसिलिटीज जो होते हैं, जैसे उनके बिल्स होते हैं, मेडिकल बिल्स होम या किसी और प्रकार की जो सुविधाएं सरकार ने दी हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको टाइम से मिले, उनको कोई भी अपने परिवार के लिए समस्या ना रहे। अगर परिवार खुश होता है तो वो बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। एवं उसके अलावा जो है हम इंटरेक्शन बहुत अच्छा रखते हैं। जैसे अगर मैं लास्ट कुछ दिन की बात करूं तो जहां भी मैं जिस भी थाने में जाती हूँ तो मैं पूरे फोर्स को बुलाती हूँ, उसमें थाना प्रभारी से लेकर कांस्टेबल तक सभी को बुलाती हूँ और सबसे हम 1-to-1 इंटरेक्शन रखते हैं कि जो भी उनकी प्रॉब्लम हो आप बताएं। तो हम कोशिश करते हैं उनकी जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाए हम करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। हाँ, मैं सुनील बोल रहा था। सुनील जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मुझे मैम से कुछ पूछना था, उनसे बात कराइए। जी मैम सुन रही हैं आपकी बात, आप सवाल कीजिए। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार। मैं इधर बाड़े साइड रहता हूँ। यहाँ है ना ट्रैफिक की बहुत बुरी स्थिति है। बाड़ा, रॉक्सी पुल, यहाँ ट्रैफिक में बिल्कुल भी कुछ काम नहीं हो रहा है। ठेले बहुत सारे खड़े रहते हैं, इस पर कुछ करिए ना। जी जी। बाड़े को लेकर मैं समझ रही हूँ कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। स्पेशली धनतेरस अगर हम देखें तो धनतेरस में बहुत बहुत हेवी ट्रैफिक वहां पे रहा था। अगर लास्ट कुछ सालों का हम कंपेयर करें तो धनतेरस पे इस बार ट्रैफिक ने काफी अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया है। ट्रैफिक पूरे टाइम मूवमेंट में रहा था। हमने उसमें कुछ अभियान भी लगाए थे, जैसे कि स्टॉपर्स का हमने ज्यादा इस्तेमाल किया था। वहां पे हमने वॉच टावर्स बनवाए थे, लगातार अनाउंसमेंट रखी थी। तो आपकी प्रॉब्लम मैं समझ पा रही हूँ। बाड़े में हम जो है ज्यादा अब विजिबिलिटी दिखाएंगे। मैं भी बीच बीच में जो है बाड़े में आती रहूंगी, हर 3-4 दिन में आप मुझे वहां देख पाएंगे। और जो भी वहाँ की प्रॉब्लम्स है ट्रैफिक को रिलेटेड, जो वाहन खड़े रहते हैं या ट्रैफिक को लेकर समस्या होती है, वहाँ हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम मेजर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो उसमें लगभग 1 से 1.5 साल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 से 1.5 साल में जो वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे काफी चेंजेस दिखने को मिलेंगे। पर टिल दैट टाइम हम विजिबिलिटी और बढ़ाएंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। कोई और सवाल आपका सुनील जी? मेरा यही कहना था कि फेस्टिवल में तो चलो हम लोग समझते हैं कि लोग अपना धंधे के लिए लगाते हैं फल वगैरह, लेकिन ये तो रोज का ही काम है। वहाँ लोग ठेले खड़े रहते हैं। फेस्टिवल अब खत्म हो गया, अभी भी आप देखेंगे तो काफी रहेगा वहाँ रश वगैरह, और टमटम वगैरह भी खड़े रहते हैं बहुत ज्यादा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर वहाँ ट्रैफिक में डिवाइडर बना दिया जाए तो कुछ ट्रैफिक स्मूथली निकल सकता है। बिल्कुल, आपका जो पॉइंट है मैं उसको कंसिडर कर रही हूँ कि जो आप बता रहे हैं कि डिवाइडर बना के अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके तो उसको मैं खुद पर्सनली आके बाड़े पे चेक करूंगी कि अगर डिवाइडर बना के उसको सॉल्व किया जा सकता है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके इस बारे में काम बिल्कुल कर सकते हैं। और आपका बहुत अच्छा सुझाव है, हम इस पे बिल्कुल काम करेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। जी मैम, एक तरफ तो महिला इतनी सशक्त हो गई हैं कि अब किसी की आवश्यकता नहीं है उनको किसी के सपोर्ट के लिए, लेकिन कहीं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, तो उनके लिए क्या फिर इनिशिएटिव? बिल्कुल, बहुत सारी जो हमारी महिलाएं हैं उनके साथ सोसाइटी के द्वारा या अलग किसी चीज के द्वारा जो है अन्याय होते रहते हैं और उनको अगर हम बाकी समाज के हिसाब से देखें तो सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। हमारी जो वल्नरेबल सोसाइटी है उसमें हम विमेन, ओल्ड एज, चिल्ड्रन, इन सबको रखते हैं और उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हैंड होल्डिंग की जरूरत रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है वो हमारे नए लॉज हैं। हमारे पास अब भारतीय न्याय संहिता है जिसने महिलाओं के लिए ही कानून में कई मेजर बदलाव किए हैं।
अगर हम पुराने आईपीसी के हिसाब से देखें तो हमारा जो नया कानून आया है वह महिलाओं के लिए ज्यादा सपोर्टिव है और उनके एम्पावरमेंट में बहुत बहुत मदद करेगा। उसके अलावा हम कुछ ना कुछ पुलिस के द्वारा भी करते रहते हैं। जैसे अगर हम आने वाले माह की बात करें तो मुस्कान विशेष अभियान हमारा चलने वाला है, जिसमें जो बच्चियां हैं, जो नाबालिग बच्चियां जो जिनका अपहरण हुआ है या जो गुम हो गई हैं, उनकी हम दस्तयाबी करेंगे। जो कहीं चली गई हैं और वापस नहीं आ पाई हैं अपने घरों पर, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में हम उनको ग्वालियर वापस लाएंगे, उनके घर पहुंचाएंगे, उनके माँ बाप से उनको वापस मिलवाएंगे। तो इसी प्रकार से कुछ ना कुछ हम अभियान लगा के भी महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा तो मुझे ये लगता है कि ग्वालियर ने महिला शक्ति को वेलकम किया है। अभी हम देखें तो एडिशनल एसपी की रैंक पे या डीएसपी की रैंक में बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे पदस्थ हुई हैं। अगर हम अब महिलाओं का देखें तो फिर हम लोगों में थोड़ा सा वुमेन के रिगार्डिंग जो है एम्पैथी ज्यादा होती है, हम उनकी प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो मेरा मानना है कि वुमेन का आने वाले समय में एम्पावरमेंट यहाँ पे जरूर बढ़ेगा। अभी तो हमारी कलेक्टर मैडम ही महिलाएं हैं और बहुत हार्ड वर्किंग हमारी मैडम है। तो मैं मानती हूँ कि आने वाले टाइम में वुमेन एम्पावरमेंट ग्वालियर में जरूर बढ़ेगा। जी, जैसा कि आपने कहा कि वुमेन जो होती हैं सुनती हैं और ज्यादा सॉफ्टली काम करती हैं, लेकिन मैं दूसरा पक्ष भी जानना चाहूंगी कि क्या आपको कुछ और चैलेंजेस एज अ वुमेन फेस करने पड़ते हैं ड्यूटी में? ड्यूटी में एज अ वुमन थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इश्यूज रहते थे, पर उसमें भी अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि स्पेशली अगर हम लोअर फोर्स की बात करें तो बहुत छोटी चीजें हैं, जैसे हाइजीन को रिलेटेड जो नंबर ऑफ वॉशरूम्स थे वो हमारे लिए कम थे या क्लीन नहीं रहते थे। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं किसी भी थाने में जाऊँ तो वॉशरूम जरूर चेक करती हूँ, और स्पेशली महिला वॉशरूम में जरूर चेक करती हूँ कि थाने में अगर कोई कांस्टेबल है, महिला कांस्टेबल है, कि उसको साफ सफाई मिल रही है या नहीं, या जो फरियादी है या विक्टिम जो आ रही है महिला, उसको साफ सफाई वाला वॉशरूम मिल रहा है कि नहीं। इसके अलावा हमारे थानों पर ऊर्जा डेस्क है, जिसमें एक स्पेशली डेस्क, एक रूम जो है डेडिकेटेड रहता है महिलाओं के लिए, जहाँ पे वो आकर बिना डरे बिना संकोच अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती है। उसमें सिर्फ महिला अधिकारी रहती है, कोई पुरुष वहां पे नहीं रहता है। तो बिना संकोच किए हम उनकी वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती है और उस पर जो भी वैधानिक एक्शन होता है वो लिया जाता है। जी, ड्यूटी में और पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं आप? इस ड्यूटी में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ काफी मिक्स हो जाती है। हालांकि क्योंकि वर्किंग आवर्स काफी ज्यादा है, हमारा ऑलमोस्ट 24/7 ड्यूटी रहती है। पर हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ग्वालियर में बहुत ही सपोर्टिव है, हम लोगों को पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं वुमेन को, बाकी फोर्स को भी बहुत अच्छा। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज्यादातर टाइम जो भी मुझे मिलता है मैं अपने प्रोफेशन में पूरा पूरा दूं, विजिबल रहूं, पुलिसिंग में जितने अच्छे काम हो सकते हैं उनको करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे काम हमारे ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं और हमारे करने से निश्चित रूप से आज पे बदलाव आएगा। और जितना समय मिल पाता है उसको पूरा फिर अपनी पर्सनल लाइफ में देती हूँ, कोशिश करती हूँ दोनों इंटरमिक्स ना हो। पर चूंकि मेरे हस्बैंड भी सेम सर्विस में है, तो वो बैलेंसिंग हो जाती है। हमारे प्रॉब्लम्स या जो इश्यूज रहते हैं वो कॉमन ही रहते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। पर जितना भी हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम 24 घंटे बाहर रहे या 36 घंटे बाहर रहे और घर ही नहीं पहुंच पाए, ऐसे भी टाइम्स आए हैं। पर फिर भी कोशिश करती हूँ कि जितना समय मिले उसमें अपना खाने का ध्यान रखूं, पीने का ध्यान रखूं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करती हूँ। बाकी जितना टाइम फिर वापस मिलता है तो योग एंड मेडिटेशन बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत मदद करता है। फेस्टिवल्स पे कैसे मैनेज किया आपने? अभी इतने बड़े फेस्टिवल्स गए, करवा चौथ सर आए थे आप? दोनों जैसे तैसे बैलेंस हो गए थे, क्योंकि करवा चौथ से जस्ट पहले जो है मेरी पोस्टिंग ग्वालियर हो गई थी। तो जब यहाँ मतलब मैं धार से आ रही थी और ग्वालियर पहुंच रही थी, तो करवा चौथ का ही दिन था कि जिस दिन मैं धार से निकल पाई थी और सर भी वहां से निकल पाए थे। तो थोड़ा लेट ही सही, पर करवा चौथ मन गया था, और अब की बार करवा चौथ जो है वो प्लेन में मना था। तो अब की बार चांद जो है वो प्लेन से ही देख पाए थे, क्योंकि मैं फ्लाइट लेके एक बार अपने घर गई थी 2 दिन के लिए, तो वहीं पे चांद के दर्शन हुए थे। तो जितना समय मिल पाता है कोशिश करते हैं साथ में रहे। और दिवाली में भी कहीं ना कहीं ऐसा कर लेते हैं कि उनकी फैमिली राजस्थान से, मेरी फैमिली दिल्ली से है, तो कोई ना कोई फैमिली हमारे पास आ पाए। वो नहीं आ पाते तो हम कोशिश करते हैं हम छुट्टी लेके चले जाएं, पर जहां तक है फेस्टिवल बैलेंस हो जाते हैं।
उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी जो अभी सुन रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं जैसे कॉल्स भी बहुत जो कॉलर जुड़े हमारे साथ और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि हम वर्किंग है लेकिन हमारी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर उनके लिए आप क्या कहना सभी स्टूडेंट्स के लिए ये है कि पढ़ाई खूब सारी करो पर बैलेंस रहो, अपनी फिजिकल फिटनेस पे, अपने खाने पे बहुत बहुत ध्यान देना है, एक लेवल से स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है। आपकी लाइफ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। एग्जाम को एग्जाम की तरह लेना है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, आप एमपीपीएससी के लिए कर रहे हैं, आप एसएससी के लिए कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, वो लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उस एग्जाम पे को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दें कि आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आ जाए। अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करें। बाकी मेरा मानना है कि जो बहुत हार्ड वर्क करता है उसको लक भी फेवर कर देता है। आप अगर अच्छे से कोशिश करते रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। और एक एग्जाम नहीं तो दूसरा एग्जाम कोई ना कोई जरूर निकलेगा। कोई भी जॉब किसी जॉब से छोटी या बड़ी नहीं होती है। जो जॉब आपको अच्छी लगती है, आप उसमें अगर पहुंच जाते हैं तो वही सबसे बड़ी है। ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में जो आपको बहुत याद हो कि कभी बहुत स्पेशल रहा हो आपके लिए, आप हमेशा उसको याद करते काफी सारे मोमेंट्स हैं पर एक मोमेंट जो मुझे कभी कभी याद आता है तो वो यह है कि मेरे को आईपीएस से पहले डायनेप सर्विस मिली थी। तो जब तक मेरी ट्रेनिंग आई थी तब तक मैंने एग्जाम दे दिया था। तो ट्रेनिंग थोड़ी लेट आती है। यूपीएससी का पैटर्न ऐसा रहता है कि एक साल का एग्जाम रहता है, उसमें प्रीलिम्स रहता है, उसके बाद मेंस आता है, उसके बाद इंटरव्यू आता है। तो चूंकि मुझे पहले डायनेप्स मिल गया था और उसकी ट्रेनिंग लेट थी, तो तब तक मैंने अपना एक और अटेम्प्ट दे दिया था। तो मुझे याद है कि अप्रैल में मैंने इंटरव्यू दिया था। उसके बाद 1 मई से मेरी ट्रेनिंग चालू थी डायनेप्स की। और मैं उस दिन घर छोड़ के निकली थी तो मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि आज आप मान लेना कि मेरी विदाई हो रही है क्योंकि एक बार आप ट्रेनिंग में चले जाते हैं या जॉब में चले जाते हैं तो आपका घर छूट जाता है। तो वो एक मोमेंट था। और जब मैं वहां पहुंच गई थी तो लगभग 1 महीने बाद 30 तारीख को रिजल्ट आया था। और मैं मेरी मॉर्निंग क्लासेस करके और वापस आ रही थी और तब तक रिजल्ट आ गया था। मेरे पास फोन नहीं था, ट्रेनिंग में हमारे पास फोन नहीं होता था। तो लगभग 1 डेढ़ बजे हम लोग वापस आ रहे थे और मेरी ट्रेनिंग मेट थी जिसको काफी चोट लगी हुई थी, तो वो उस दिन हॉस्टल में ही थी, वो क्लास नहीं गई थी। तो जब मैं वापस आई थी तो वो गेट पे खड़ी थी, टांग फ्रैक्चर्ड थी उसकी, और वो ऐसे ही सहारा लेके खड़ी हुई थी और उसने चिल्ला के बोला था कि तू आईपीएस बन गई। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल था, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक होता है कि आपने एक ड्रीम रखा, तो वो मेरा ड्रीम था जो मैं बचपन से देख रही थी कि मैं एक दिन आईपीएस बनूं। और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये सर्विस मिली है, मुझे यूनिफॉर्म मिली है। और उस दिन ऐसा था कि जो मेरे पास बैग था या बॉटल थी वो मैंने साइड में रख के और मैं बैठ गई थी नीचे। तो वो एक मोमेंट था जिसको मे बी मैं अपने एंड डे तक याद रखूंगी। तो वो सबसे स्पेशल मोमेंट था क्योंकि अब आपके पास एक ड्रीम होता है। तो मतलब टचवुड, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, माय पेरेंट्स, जिन्होंने भी मुझे शिक्षा दी, मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे वो सर्विस मिली। तो वो मोमेंट मेरे लिए सबसे सबसे ज्यादा स्पेशल है। और आपको सुन के वो मोमेंट लगता है मैंने भी जी लिया शायद। बहुत क्या कहना चाहेंगे आप चलते चलते हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को? सभी को मैं ये बोलूंगी कि सभी ग्वालियर वासियों को कि आप खुश रहें, हम आपके लिए खड़े हैं। पुलिस इज फॉर यू। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने में भी बहुत इम्प्रूवमेंट लाएं। पुलिस एक एम्पैथेटिक फोर्स बन रही है। वी आर फॉर यू, इसीलिए हमारे नए नए अभियान चलते रहते हैं। हम कोशिश करें हम आपको ज्यादा से ज्यादा सुने, आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी प्रकार की, तो आप सभी थानों पे वेलकम है। अगर थाने वाले आपकी नहीं सुनते हैं या आप अपनी प्रॉब्लम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो आप वरिष्ठ अधिकारियों तक जा सकते हैं। मेरा ऑफिस एसपी ऑफिस में है, कंट्रोल रूम में, फर्स्ट फ्लोर पे। दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास मेरा फोन नंबर पहुंच जाता है और मैं कोशिश करती हूँ कि सभी फोन उठाऊं। मैं चाहे 24 घंटे में कभी भी आए, मैं कोशिश करती हूँ सभी उठाऊं, क्योंकि क्या पता किसको कब क्या प्रॉब्लम हो और हम कहीं उनको अगर सपोर्ट कर पाए तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी मदद कर पाऊं। आप लोग ट्रैफिक के रिगार्डिंग प्लीज प्लीज जितना अवेयर हो सके वो अवेयर रहें। हेलमेट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करें।
हमारे जो प्रोग्राम्स आपके लिए रहेंगे उनमें बढ़ चढ़ के आप पार्ट लें। पुलिस इज फॉर पीपल एंड पीपल आर फॉर द होल ग्वालियर। तो हमारा एक ही मोटो है कि आम जन में हम जितना सपोर्ट दे सके, आपको जितनी सुरक्षा दे सके हम दें, और बाकी जितने भी बदमाश लोग हैं उनके लिए चेतावनी भी रहेगी मेरी तरफ से कि जितना मैं मतलब आम जन के लिए कोशिश करती हूँ कि सपोर्ट रखूं। काफी लोगों को ये भी पता होगा कि जितने गुंडे बदमाश हैं उनके लिए मैं काफी स्ट्रिक्ट रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बहुत ही गंभीर धाराओं में उनको बुक करके और लंबे से लंबे समय तक जेल पहुंचा पाऊं। तो यही रहेगा कि बदमाश गुंडे बच के रहें और आम जन जो है वो बिल्कुल अपने आप को अपने में सुरक्षा की फीलिंग रखे। हम आपके साथ में है, वी आर फॉर यू एंड कीप सपोर्टिंग अस। आप पुलिस के जितना आप सपोर्ट करेंगे हम आपके सपोर्ट में ही रहेंगे। पुलिस से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको पुलिस कहीं भी दिखाई देती है तो आपको यह लगना चाहिए कि पुलिस इज फॉर प्रोटेक्शन। आपको कभी यह फीलिंग नहीं आना चाहिए कि आप पुलिस को देख के भागे। अगर आप सही हैं तो आपको पुलिस को देख के पूरा पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए और वही हम इमेज बिल्डिंग अभी कर रहे हैं। जी, जैसा कि मैम ने कहा और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि पुलिस तो हमारे लिए है, क्या हम इनके लिए हैं? ये केवल इनका कर्तव्य नहीं है, हमारा भी है। जरूरी नहीं है कि हम हमारे पास वर्दी हो तभी हम कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए। हम भी पूरी हेल्प कर सकते हैं। अगर प्रशासन की तरफ से कुछ अच्छी कोई स्कीम चल रही है या कुछ भी अच्छा चल रहा है तो हम उसमें पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें रोके, हमें चालान कटे तभी हम माने। हम अपना हेलमेट पहन सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, रॉन्ग वे में ना जाए, वो भी बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि किसी के लिए एक चैलेंज ही बनो। आप अपनी चीजें सॉफ्ट रख सकते हैं, इजी कर सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स को बताई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ। फिर आऊंगी, तब तक के लिए बिंदास होकर बिंदास बजाओ।